18 फीनिक्स। लेकिन शादी में एक भी नहीं आई। तभी अचानक बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मेरा छोटा भांजा तो बड़ा होकर भी बेकार ही निकला, लेकिन दूल्हे का सूट तुम पर अच्छा लग रहा है। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे से मेरे मास्टर धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। वो अब भी वैसे ही जवान और रहस्यमयी लग रहे थे, लेकिन उनका चेहरा बेहद पीला था, लगभग पारदर्शी। उनका शरीर भी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। मास्टर, आप वापस क्यों आए? मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए आखिरी बार देखने चला आया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ मेरे कपड़े ठीक किए। मैं समझ गया, उन्होंने मेरे लिए जबरदस्ती अपनी ताबूत से बाहर कदम रखा था। मेरे लिए। वो मौत को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। मास्टर, वो लोग नहीं आएंगे। किसने कहा? तुम्हारा मास्टर अभी उन्हें यहां बुलाता है। लेकिन कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अगर उनमें जरा भी समझ होगी तो वो खुद घुटनों के बल गिरकर तुमसे शादी की भीख मांगेंगी। तुमने जो एहसान किया था उसका कर्ज उन्हें चुकाना होगा। और अगर सच में कोई तैयार ना हो तो तुम्हें खुद ड्रैगन ब्लड वापस लेना होगा। मेरी इज्जत मत डुबोना। मुझे मास्टर की बातों का मतलब समझ नहीं आया। बस इतना महसूस हुआ कि मेरा चेहरा शर्म और दर्द से जल रहा था। मास्टर ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे वो टूट चुके हों। काफी देर तक वो चुप रहे, फिर उन्होंने जबरदस्ती एक छोटा थैला मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं उसे खोलने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये सिर्फ आखिरी वक्त के लिए है। अगर सच में कोई तुमसे शादी करने को तैयार ना हो तो इसे खोलना। शायद ये तुम्हारी जान बचा दे। लेकिन याद रखना, जब तक कोई और रास्ता ना बचे इसे मत खोलना। मुझे डर है तुम इसे सह नहीं पाओगे। इतना कहकर मास्टर मुड़े और अचानक आसमान में उड़ गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और उनकी आस्तीनों से 18,000 सारस उड़ निकले। वो चारों दिशाओं में बिखर गए और मास्टर की आंखों की चमक के साथ गायब हो गए। मैं उस थैले को कसकर पकड़े मुख्य हॉल में घबराया बैठा रहा। तभी बाहर से इंजन की आवाजें धीरे धीरे पास आने लगी। 18 सबसे महंगी लग्जरी कारें मानो किसी दानव सेना की तरह मेरे टूटे फूटे आंगन के सामने आकर रुकी। एक एक करके कारों के दरवाजे खुले और उनमें से 18 बेहद खूबसूरत महिलाएं बाहर उतरी। लगता है आज किस्मत आखिरकार मेरे दरवाजे पर आ ही गई। लोगों को पालने पोसने के लिए वे सभी बेहद सुंदर और आकर्षक थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर किसी के हाथ में एक पुराना काला प्लास्टिक बैग था। पता नहीं उसके अंदर क्या छिपा हुआ था। शराब की खुशबू के बीच वाइन रेड फिस्टल सूट में लिपटी एक लड़की पूरी तरह चमक रही थी। मैं उसे पहचान गया। बचपन में उसी ने मुझे मेकअप लगाकर एक्सप्रेसवे के बीच छोड़ दिया था। अगर उस दिन मेरी प्रतिक्रिया तेज ना होती तो मैं तेज रफ्तार ट्रक के नीचे कुचल गया होता। वो थी बाई निंगबिंग। काले लेदर जैकेट के साथ सफेद स्लीवलेस वेस्ट और नीचे काली लेदर स्कर्ट। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो यहाँ कोई तमाशा देखने आई हो। लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता वो दिन जब उसने मुझे जबरदस्ती अपने पैरों की मालिश करने पर मजबूर किया था। फिर आई सू यूनियन। नीले राजसी गाउन में वो बेहद शाही और गरिमामयी लग रही थी, लेकिन उसी ने मेरे सामने मुझे अपमानित करने के लिए हरा टोपी पहनाई थी। मैं ऐसी औरत को कभी नहीं चुन सकता। उसके बाद मेरी नजर पड़ी यू क्यूक्सी पर। सफेद फिशल ड्रेस में वो बेहद नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। हालांकि वो मुझसे नफरत करती थी, लेकिन उसने कभी मुझे असली नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका चेहरा भी किसी शुभ भाग्य वाली स्त्री जैसा था। शायद मैं उसे चुन सकता था। लेकिन जैसे ही मैं मन बनाने लगा, यू क्यूस्वे अचानक बोली, मिस्टर शू, आपकी टांगे इतनी लंबी है तो क्यों ना आप चेंग शुआई से शादी कर लें। हमारे ड्रैगन प्रिंस के लिए ये अच्छा बदलाव होगा। तभी जू जीशिया ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारी आंखें भी बहुत सुंदर है। मुझे लगता है किसी अंधे आदमी के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। उनकी बातें सुनकर अपमान की आग मेरे अंदर फैल गई। ये सारी फीनिक्स बाहर से चमकदार थी, लेकिन उनके दिल बेहद जहरीले थे। तभी अचानक बाई निंगबिंग गुस्से में बीच में बोल पड़ी, बस करो, क्या तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है? उसी के ड्रैगन ब्लड की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और तुम लोग उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो।